हेलो मेरे हिम्मती दोस्तों, मैं हूं मिस्टर मैक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन आपके लिए हॉरर वीडियो लाते हैं। अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट या काल्पनिक किस्से से कम नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, ये कहानी पूरी तरह सच्ची है और इसका हर एक पल जिया है मनोज ने। मनोज की ये कहानी उसकी अपनी आप बीती है, एक ऐसा अनुभव जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं सका। और आज मैं उसी कहानी को अपने शब्दों में मनोज के नजरिए से आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की है जिसे शायद हम में से कई लोग मानने से कतराते हैं। भूत, प्रेत और अजीब घटनाओं पर यकीन करना आसान नहीं है, लेकिन जब आप खुद इन सब का सामना करते हैं तो हर धारणा बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सच में हमारे आसपास कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस कर सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं मनोज की इस रहस्यमयी और रूह कंपा देने वाली कहानी को उसके अपने नजरिए से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। मैं आज आप सबसे अपनी जिंदगी का एक ऐसा किस्सा साझा करने आया हूं जिसे सुनकर आपको भी बहुत हैरत होगी। मैं जानता हूं कि आजकल के जमाने में लोगों को भूत प्रेत जैसी कहानियों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये कहानियां आपके लिए एक सच बन जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ जब मैं अपनी दादी के गांव वाले घर में रहने गया था। मैंने वहां जो देखा, जो महसूस किया और जो झेला, वो सारा एहसास आज भी ताजा है। जो कुछ भी मेरे साथ वहां पर हुआ उसे मैं आज शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दरअसल ये बात कुछ 7 साल पुरानी है। सर्दियों का समय था और बड़े लंबे वक्त के बाद मुझे ऑफिस से छुट्टियां मिली थी। इस बार मैंने तय कर लिया था कि अपनी दादी माँ के गांव ही जाऊंगा। वैसे तो पापा जी का भी साथ में आने का बहुत मन था, लेकिन अचानक से शहर में कुछ जरूरी काम आ गया, इसीलिए उन्होंने मुझे पहले भेज दिया। उन्होंने वादा किया था कि 4-5 दिन में वो भी जरूर आ जाएंगे। इतने आरसे बाद गांव आया था। हवाओं में एक अलग ही सुकून था। मेरी दादी माँ का घर पुराना जरूर था, लेकिन वहां शहर की बत्ती बत्ती इमारतों से ज्यादा शांति थी। मेरा और बद्दे भैया का पूरा बचपन यहीं तो बीता था। फिर पिताजी हमारे बेहतर भविष्य के लिए हमें शहर ले गए और सब कुछ यही पीछे छूट गया। दादी माँ से मिलने आना भी बहुत कम हो गया था। आखिरी बार जब उनसे मिलने आए थे तब वो बहुत बीमार रह रही थी। कहती थी कि अब आना तो थोड़े ज्यादा दिनों की छुट्टी लेकर मेरे पास रहने आना, मगर हम दोबारा उनसे मिलने जाते उसके पहले ही वो चल बसी। तब से गांव जाने का कुछ खास मन भी नहीं करता था, लेकिन इस बार गांव ने मुझे कई दिनों बाद बुलाया था। जाते ही मैं घर के आंगन में खटिया डालकर बैठ गया। मुझे घर में देखकर आसपास के कुछ पुराने दोस्त मिलने आ गए। एक दोस्त बोला, भाई मनोज, तुम्हें तो गांव आने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। लगता है कि शहर की हवा बहुत रास आती है अब तुम्हें। मैंने कहा, अरे भाई, शहर में क्या ही हवा चलेगी, सब पेड़ काट काट कर इमारतें खड़ी करती है। एक घर की खिड़की खोलो तो बाहर का नजारा नहीं बल्कि दूसरे के घर का आंगन नजर आता है। इस पर हंसते हुए दूसरा दोस्त बोला, अरे अगर ऐसा ही है तो यहीं आ जाओ ना, यहां अभी भी सुकून है। मैंने हंसते हुए बात को टाल दिया। अंदर ही अंदर मैंने सोचा, सुकून यहां है मगर कमाई के 4 जरिए तो शहर में ही है ना। अब या तो जीवन में सुकून चुन सकते हैं या फिर तरक्की। खैर, कुछ देर बाद सब दोस्त अपने अपने घर चले गए। मैं अकेला खटिया पर लेटा हुआ था। अंधेरा छाने लगा था। आसपास इतना सन्नाटा था कि बस पेड़ों के पत्तों की हिलने को आवाज आ रही थी। तभी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, इसलिए पहली बार में तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद आवाज फिर से सुनाई दी। बस यही शुरुआत थी उस खतरनाक हादसे की जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूं। मैं खटिया पर से उठा और आस पास देखने लगा।
मुझे लगा कि आवाज कहीं पास से ही आ रही है। आवाज कुछ ऐसी थी मानो कोई किसी गहरी जगह बैठा हुआ है और पुनपुना रहा है। मैंने बहुत तलाशा, लेकिन घर के आसपास मुझे कोई भी नहीं दिखा। मैंने सोचा कि गांव में कई जानवर होते हैं, शायद उनमें से ही कोई होगा। खुद को समझाकर मैं अंदर खाना बनाने चला गया। खाना खाकर मैं फिर से खटिया पर लेट गया। मुझे नींद बस आने ही वाला थी कि उसी आवाज ने फिर से दस्तक दी। अब मुझे बेचैनी सी होने लगी थी। ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी बात पर ध्यान न देने की कोशिश करो तो वो चीज आपको अपनी तरफ और तेजी से खींचती है। बस वो आवाज मुझे खींच रही थी। मुझे जानना था कि आखिर ये क्या है। इसलिए इस बार मैं उठा और मैंने हाथ में एक डंडा और टॉर्च ली और मैं निकल पड़ा उस आवाज के पीछे। डंडा इसलिए कि कहीं ये किसी की शरारत हुई तो उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं घर के मेन गेट से बाहर निकला और कुछ दूर चला तो आवाज जैसे गायब सी हो गई। इसका मतलब कि आवाज घर के पीछे से आ रही थी, मगर पीछे तो जंगल का रास्ता था। अब इतनी रात में जंगल की तरफ जाना सही तो नहीं था, लेकिन मैं पीछे भी नहीं हटना चाहता था। इसलिए मेरे कदम घर के पीछे के रास्ते की तरफ चल पड़े। जंगल की शुरुआत घर से थोड़ी दूर चलकर ही हो गई थी। अंधेरा बहुत था, ऊपर से ठंड बढ़ रही थी। धीरे धीरे आवाज भी तेज हो रही थी। मुझे मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। आखिर किसकी आवाज हो सकती है? इतनी रात में यहां अकेले आना ठीक था क्या? अगर कोई जंगली जानवर हुआ तो वापस लौट चलूं क्या? अरे नहीं, इतना बुज़दिल तो नहीं हूं। ये सब विचार मुझे घेरे ही हुए थे कि तभी अचानक से मुझे अपने सामने कुछ दूरी पर एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। मैंने खुद से कहा, अरे ये क्या? ये जंगल के बीचों बीच गुफा कैसी है? मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक तेज बदबू चारों तरफ फैल गई। बदबू इतनी बुरी थी कि मैंने अपने शॉल से अपनी नाक ढक ली। न जाने मुझे क्या हो गया था कि इसके बाद भी मैंने अपने कदम पीछे नहीं लिए। मैं गुफा की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी और सन्नाटा भंग सा हो गया। मैंने फोन उठाया तो देखा कि पापा जी थे। उन्होंने हाल चाल लेने के लिए फोन मिलाया था। मैंने कहा, जी पापा जी, खाना हो गया है, अब बस टहलने निकला था। उन्होंने पूछा कि किस तरफ गया हूं आज टहलने। मैंने भी जो सच था वो ही बता दिया कि मुझे कैसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और अब मैं उसके पीछे पीछे आ गया था। सामने एक अंधेरी गुफा थी और आसपास एक अजीब सी बदबू फैल गई। ये सुनते ही पापा जी का बात करने का लहजा ही बदल गया। उन्होंने घबराई हुई आवाज में मुझसे कहा, कब? क्या? तुम कुएं के पास चले गए हो? अभी के अभी वहां से वापस लौटो और जंगल के किसी पेड़ की तरफ मत देखना। वापस पलटकर भी मत देखना और चलो आओ या फिर मिलते हैं जैसा कोई भी शब्द मत बोलना। मैं उनसे कुछ भी पूछ पाता इसके पहले ही उन्होंने फोन काट दिया। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या था, लेकिन अब उन्होंने कहा था तो करना ही था। इसलिए मैं चुपचाप वापस लौट आया। घर आते ही मैं सो गया। दिन में काफी दूर का सफर करके आया था, इसीलिए ज्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। अगले दिन बड़े भैया भी गांव आ गए। मैं उन्हें देखकर चौंक गया। अपनी खुशी जाहिर करते हुए मैंने कहा, अरे भैया, आप आने वाले थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे तो लगा था कि आप नहीं आ पाएंगे। इस पर बड़े भैया ने जवाब दिया, अरे आता कैसे नहीं? तुमने मुझसे जब ये कहा कि चलो गांव चलकर पुरानी यादें ताजा करते हैं तो बस मुझसे रहा नहीं गया और मैं अगले ही दिन बस पकड़ कर आ गया। अब यहां आकर लग रहा है कि बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। कब से सुकून और शांति से मुलाकात नहीं हुई थी। फिर मैंने और बड़े भैया ने बहुत सारी बातें की। उनकी और मेरी नौकरी अलग अलग शहर में होने के कारण उनसे मिलना भी त्योहारों पर ही होता था। बातों बातों में मुझे अचानक से पिछली रात हुआ हादसा याद आ गया। मैंने बड़े भैया को पूरी बात बताई। न जाने क्यों मेरी बातें सुनकर उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने लगभग मुझे डांटते हुए कहा, तू पागल है क्या मनोज? तू ऐसे कैसे किसी भी आवाज के पीछे जा सकता है? तुझे किसी ने बताया नहीं क्या
इसके बाद भैया एकदम चुप हो गए। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, क्या क्या नहीं बताया भैया? मैं कुछ समझा नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। भैया कुछ देर एकदम खामोश रहे और फिर गंभीर होकर बोले, देख मनोज, वो आवाज खूनी गुफा के अंदर से आ रही थी। वो गुफा, वो कोई आम गुफा नहीं है। न जाने कितने ही लोग उस गुफा के आतंक का शिकार हुए हैं। याद कर, बचपन में भी दादी माँ हमें रात को जंगल की तरफ जाने से मना करती थी। मैंने भैया को बीच में ही टोकते हुए कहा, अरे मगर वो तो इसलिए ना भैया, क्योंकि जंगल में रात को कई जानवर हो सकते थे। भैया ने गुस्से में कहा, नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि उस गुफा के डर से। वो हमें उस गुफा के डर से ही जंगल में जाने से मना करती थी। ऐसा सुनने में आता है कि पास में जो पुराना किला है वो किसी बड़े राजा का महल था। राजा के दरबार में एक नाचने वाली आती थी। राजा को उससे प्रेम हो गया था और इसलिए उसने अपनी रानी और बच्चों पे ध्यान देना बंद कर दिया था। जब रानी को इसका पता चला तो उसने नाचने वाली को मरवा दिया और महल से दूर इसी गुफा में फेंकवा दिया। गुफा के अंदर उसकी लाश कई दिनों तक सड़ती रही और एक दिन गायब हो गई। लोगों का मानना है कि उसकी लाश को जंगली जानवर खा गए थे। शरीर का ठीक से अंतिम संस्कार न होने के कारण तब से नाचने वाली की आत्मा उसी गुफा में कैद है। भैया ने अपनी बात खत्म करी और मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए उनसे कहा, अरे नहीं भैया, ये सब तो बस कहानियां होती हैं। पुराने घर, गुफा, इमारतें, इन सब के लिए तरह तरह की कहानियां बनाई जाती हैं। मैं अंदर से तो डर रहा था, मगर बाहर से खुद को बहादुर दिखाना चाहता था, क्योंकि इतने बड़े लड़के पर डरना शोभा भी तो नहीं देता था। क्या पता भैया मजाक कर रहे हो और ये मेरी परीक्षा हो। यही सब सोचकर मैंने बात घुमा दी। मैंने भैया से वादा किया कि अब मैं दोबारा जंगल में अकेले नहीं जाऊंगा और फिर मैं उनके लिए चाय बनाने चला गया। उनकी बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी और साथ ही साथ एक और बात मुझे खटक रही थी कि बीती रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद पापा जी ने मुझे अगले दिन फोन क्यों नहीं किया? क्या वो मुझसे ज्यादा नाराज हो गए थे? मन में कई तरह के सवाल आ रहे थे, मगर मैं बार बार फोन उठाकर रख दे रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर नाराज होंगे तो बची कुची डांट भी खानी पड़ेगी। इससे अच्छा तो यही है कि उन्हें अपने आप ही फोन लगाने दूं। खैर, रात का खाना खाकर भैया तो खर्राटे भर के सो गए थे। उन्हें नींद बहुत जल्दी आ जाती थी और मुझे जैसे नींद ना आने की बीमारी सी थी। जब तक बहुत थका हुआ नहीं होता मुझे जल्दी नींद नहीं आती। खाना खाकर मैं आज गांव की गालियां में पुराने दोस्तों से मिलने निकल गया। रास्ते में एक खास दोस्त मिला। उसका नाम था बीनू। बीनू सारे गांव में अपनी अटपटी हरकतों के लिए जाना जाता था। मिलते ही उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी। उसने कहा, अरे मनोज भैया, बड़े दिनों के बाद आए हो कि चलो चलकर कुछ रोमांचक करते हैं। मैंने भी हंसते हुए पूछा, क्या रोमांचक करोगे, बताओ जरा। उस पे बीनू का जवाब सुनकर मैं चौंक गया। उसने कहा कि चलो तुम्हारे घर के पीछे से जो रास्ता खूनी गुफा की तरफ गया है वहां चलते हैं। सुना है कि उस गुफा में जो जाता है वो गुफा का श्राप साथ लेकर आता है। मैं ये सुनकर थोड़ा सकपकाया। मैंने बीनू से कहा भी कि ये सब करने की क्या जरूरत है, इतने दिनों बाद मिले हैं तो चलो बैठकर चार बातें करते हैं। मगर फिर बीनू ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, डर तो नहीं रहे हो ना मनोज भैया? सुना है शहर के लोग बड़े डरपोक होते हैं। इसके बाद तो बात मेरे आत्मसम्मान पर आ गई थी। अब बीनू के साथ जाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं बिना ज्यादा सोचे समझे उसके साथ गुफा की तरफ चल पड़ा। अंदर ही अंदर मुझे बीनू पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ना जाने कैसे कैसे अजीब शौक है इसके, अपने साथ साथ मुझसे भी पागलपन करवा रहा है। और मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि इस बार अगर बड़े भैया या पापा जी में से कोई भी जान गया तो मेरी तो खैर नहीं होगी। मैं अपने ख्यालों में डूबा हुआ कब गुफा के पास पहुंच गया मुझे मालूम ही नहीं पड़ा।
बीनू ने मेरी तरफ देखा और कहा, मनोज भैया, बहुत सुना है इस खूनी गुफा के बारे में। सुना है कि ये लोगों को आवाज लगाकर बुलाती है और जब तुम एक बार इसकी आवाज में खो जाते हो तो एक अजीब सी बदबू चारों ओर फैल जाती है। मंत्र मुग्ध होकर तुम बस गुफा के अंदर खींचे चले जाओगे। इस पर मैंने डरते हुए पूछा, फिर आगे क्या होता है? बीनू ने जवाब दिया, वो तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि जो अंदर गया है वो किसी को कुछ बताने के काबिल नहीं रहा है। बीनू की ये बातें अब मुझे बहुत डरा रही थी, लेकिन अब क्या ही फायदा था डरने का। अब तो गुफा सामने ही थी। मैंने हिम्मत करके 2 कदम आगे बढ़ाए और फिर उसी तेज बदबू ने सारे इलाके को घेर लिया। मैंने नाक दबाई और बीनू से कुछ कहना चाहा, लेकिन बीनू गुफा की तरफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। मैंने ध्यान दिया कि आज गुफा से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने बीनू को जोर से आवाज दी। उसने एकदम से पलट कर मुझे देखा। मैंने उस रात जो नजारा देखा था उसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूं। बीनू ने जब पलट कर देखा तो उसकी आंखें एकदम सफेद थीं। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और वो मुस्कुरा रहा था। उसकी खूनी मुस्कान और आंखें बहुत डरावनी थीं। उसने मुझे देखा और फिर गुफा के अंदर भागता हुआ चला गया। मेरी तो जैसे सांसें ही थम गई, शरीर एकदम सुन्न हो गया। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और वहां से उल्टे पैर भागा। मुझे भागते वक्त ऐसा ही लग रहा था जैसे मानो अब भी पीछे से कोई आएगा और मुझे खींचकर उस गुफा में ले जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी में इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। ठंड के कारण मेरे पैर भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि घर बहुत दूर है और जितना भी भाग लूं घर नजदीक ही नहीं आ रहा है। किसी तरह हांफते हांफते मैं घर पहुंचा। आधी रात हो चुकी थी। मैं डर से कांप रहा था। मेरे आते ही बड़े भैया की नींद खुल गई। मुझे इस हालत में देखकर वो बहुत घबरा गए। उन्होंने मुझसे बहुत पूछा कि आखिर क्या हुआ जो मैं इतना घबराया हुआ था, लेकिन उन्हें कुछ भी बताने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की कि सब कुछ छुपा ले जाऊं, मगर अगले दिन से मेरी जो हालत हो गई थी उसके कारण कुछ भी छुपा पाना नामुमकिन था। सारी रात डर के मारे मुझे नींद नहीं आई और सुबह आंखें लाल थीं। भूख प्यास सब मर सी गई थी और शरीर बस डर से कांप रहा था। आसपास के लोग मुझे देखने आ रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या था। भैया ने पापा जी को फौरन ही गांव बुलवा लिया। शाम तक पापा जी भी आ गए, लेकिन वो अकेले नहीं आए थे। उनके साथ कोई और भी आया था। उन्होंने भगवे रंग के कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे पर बहुत तेज था। कुछ देर उन्होंने मुझे देखा और फिर मेरे पास आकर मेरे सर पर अपना हाथ फेरा। मुझे अच्छे से याद है कि उनका स्पर्श होते ही मुझे अचानक से ठंड लगनी बंद हो गई। मेरा कांपता शरीर ठीक हो गया और मन में एक शांति सी आ गई। मैं कुछ कह पाता उसके पहले ही वो साहब बोलने लगे, तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने गुफा की तरफ जाने से मना किया था ना, तो फिर क्यों गए? मैं उनकी बात सुनकर बहुत डर गया। मैंने सोचा था कि किसी को भी नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने तो एक झटके में सब सच सामने रख दिया। अब तो मेरे पास सच बोलने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। मैंने किसी तोते की तरह सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। मेरी बात सुनकर भैया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पापा जी एकदम शांत खड़े थे। मेरी सारी बात सुनकर पापा जी बोले, ये बहुत बड़े ज्ञानी महंत जी हैं, मेरे पुराने मित्र हैं। तुमने मुझे जब बताया कि किसी आवाज का पीछा करते हुए तुम गुफा तक गए थे, तभी मैं समझ गया था कि माजरा क्या है। इसीलिए मैं तुरंत इनके पास गया और फिर इन्हें यहाँ ले आया। तुमने सबको बहुत चिंता में डाल दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पापा जी किस बारे में बात कर रहे थे। मैंने अपनी सफाई में उनसे कहा, मगर मैं तो वहां जाना ही नहीं चाहता था। मुझे तो वो बीनू का बच्चा जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया था, वरना मैं आपके मना करने के बाद दोबारा क्यों ही जाता। मेरी ये बात सुनकर बड़े भैया चौंक कर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर कोई रंग नहीं था। उन्होंने महंत जी की तरफ देखकर कहा, मगर बीनू तो
उसे मरे हुए 1 साल होने वाला है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने लड़खड़ाए हुए शब्दों में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कल रात ही तो बीनू से मिला था। अरे क्या वो बीनू का भूत था? इस पर महंत जी बोले, नहीं, भूत नहीं था, बल्कि वो बीनू था ही नहीं। वो जरूर कोई छलावा होगा, तुम्हें गुफा तक ले जाने के लिए आया होगा। मुझे अब और भी ज्यादा घबराहट हो रही थी। मैंने पापा जी की तरफ सवालों से भरी निगाहों से देखा तो वो मेरे कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़े, हमम, वो एक छलावा था। क्या तुम्हें कल गुफा से किसी से बुलाने की आवाज आई थी? मैंने इस सवाल पर नामे गर्दन हिला दी। पापा जी आगे बोले, बस कल आवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि गुफा से छलावे को भेजा गया था तुम्हें लेकर आने के लिए, और इसीलिए वो किसी जानने वाले का रूप लेकर आया था ताकि तुम शक ना करो। मैंने डरते हुए पूछा, तो अब क्या करूं मैं? महंत जी ने कहा, अब अनुष्ठान करना पड़ेगा। आधी रात को गुफा के बाहर बैठकर हम सबको अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब शायद वो खूनी गुफा तुम्हें आवाज लगाना बंद करेगी। तुमने एक बार उसकी पुकार का जवाब दे दिया है ना, इसलिए अब वो तुम्हें तब तक आवाज लगाएगी जब तक तुम उसके पास न चले जाओ। इस बात पर तो मैं उछल ही पड़ा। मैंने कहा, नहीं, अब मैं दोबारा उस मनहूस गुफा को बिल्कुल नहीं देखूंगा। मैं अभी के अभी यहां से जा रहा हूं। इस बात पर महंत जी ने बड़ी ही शांति से कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर याद रखना कि वो गुफा तुम्हें आवाज देती रहेगी। तब अगर तुम्हें लगे कि अनुष्ठान कराना है तो वापस आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा। मुझे बड़े भैया और पापा जी ने बहुत समझाया, मगर मैंने जिद पकड़ ली थी कि मैं अब शहर जाकर ही रहूंगा, और फिर क्या ही होना था, सबको मेरी जिद माननी पड़ी। मैंने अपना सामान बांधा और मैं अगली ही बस पकड़कर वापस शहर चला गया। मेरा मानना था कि ना मैं गुफा के पास रहूंगा और ना ही मुझे डरने की कोई जरूरत होगी। ये सब सोचकर मैंने शहर में अपनी दिनचर्या पहले की तरह ही शुरू कर दी। पहले ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे पता चल गया कि खूनी गुफा की आवाज ने मेरे पीछे नहीं छोड़ा है। जब मैं दिन भर काम करके रात में वापस अपने घर लौटा तो मैं बहुत थका हुआ था। मैंने बाहर से ही खाना मंगवा लिया और खाकर सो गया। सर्दी होने के कारण हर तरफ सन्नाटा था। सर्दियों की रात में एक अलग ही खामोशी होती है। मैं गहरी नींद में सो रहा था और मैं एक सपना देख रहा था। सपने में मैं वापस उसी गुफा के सामने खड़ा था और इस बार गुफा के अंदर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। गुफा के किनारे पर बीनू उल्टी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। सपना इतना सच्चा सा लग रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं नींद में था या सब सच था। मैंने बीनू को आवाज लगाई, कौन हो तुम? मुझे मालूम पड़ गया है कि तुम बीनू नहीं हो, इसीलिए मुझे बार बार परेशान मत करो। बीनू जैसा दिखने वाला वो शख्स वहीं बैठा रहा। उसने भारी आवाज में कहा, तुम मुझे यहां अकेले छोड़कर क्यों चले गए थे मनोज भैया? मुझे यहां बहुत तकलीफ दी गई है। मुझे बहुत भूख लग रही है, कब से कुछ खाने को भी नहीं मिला है। ये सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा था। वो था तो बीनू जैसा ही। मैं फिर से धोखा खा गया। मैंने उससे कहा, तो कुछ खा क्यों नहीं लेते हो? यहां मत रुको, यहां से चले जाओ। इस पर वो पलटा और उसे देखकर सपने में ही सही, मगर मेरे तो जैसे डर से प्राण ही निकल गए। उस लड़के का पेट फटा हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अंतड़ियां जैसे बाहर निकल आई थीं। उसने रोते हुए कहा, कैसे खाऊं? मेरा पेट तो जंगली जानवरों ने नोच नोच कर खा लिया है। इस सपने से मैं इतना ज्यादा डर गया कि फिर मेरी नींद खुल गई। कुछ देर मैं बिस्तर पर वैसे का वैसा पड़ा रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सपना था या सच। ये तो बस शुरुआत थी। अगले 1 हफ्ते तक हर रात को मुझे ऐसे ही सपने आने लगे। मैं समझ गया कि महंत जी की बात सच थी और मैं गांव छोड़कर भी बच नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं वापस गांव गया। मुझे महंत जी वहीं मिले। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि ये सब वो रोक सकते हैं। अब उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था।
उसी रात हम लोगों ने अनुष्ठान करने की तैयारी शुरू कर दी। आधी रात को मैं, महंत जी, बड़े भैया और पापा जी चारों खूनी गुफा के बाहर जाकर बैठ गए। महंत जी एक बड़ा झोला लेकर आए थे। अनुष्ठान का सारा सामान उसी में था। उन्होंने वहीं पर एक गिरिए अग्नि कुंड बनाया और अनुष्ठान शुरू कर दिया। उन्होंने हमसे कहा, जब तक मैं ये ना कह दूं कि अनुष्ठान पूरा हुआ तब तक यहां से कोई भी नहीं हिलेगा। जिसने भागने की कोशिश की उसकी जान जाएगी। ये सुनकर हम सबको ही डर लग रहा था, लेकिन जैसा उन्होंने कहा वैसा हमें करना था। अनुष्ठान शुरू हो गया। सन्नाटे में दो आवाजें गूंज उठीं, एक महंत जी के मंत्रों की और एक गुफा से आने वाली चीखें। अंदर कोई था जिसे मंत्रों से तकलीफ हो रही थी। उसकी आवाज में दर्द साफ पता चल रहा था, लेकिन ये तो बस उस डरावनी रात की शुरुआत थी। महंत जी की आंखें बंद थीं, मगर हम तीनों तो सब देख रहे थे। हमने देखा कि गुफा के कुछ परछाइयां बाहर आईं और जाकर अलग अलग पेड़ों पर बैठ गई। किसी का कोई शरीर नहीं था, बस खाली परछाई थी। वो सब हम लोगों को गुस्से से घूर रही थी। ये मंजर बहुत खौफनाक था और ऐसा लग रहा था कि डर के मारे जान निकली जा रही है। मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से भाग जाऊं, लेकिन उसमें तो जान का खतरा था। जैसे जैसे महंत जी के मंत्र तेज होते जा रहे थे, वैसे ही वो सारी परछाइयां भी एक साथ चीख रही थी। हम सबको बहुत डर लग रहा था। अचानक से सारी परछाइयां यहां वहां उड़ने लगीं। वो हम पर हमला करना चाहती थी, लेकिन महंत जी के मंत्रों के कारण हम तक नहीं आ पा रही थी। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितना तड़प रही है। गुफा से आने वाली आवाज का शोर अब इतना तेज था कि हमारे कानों में दर्द हो रहा था। हमने अपने अपने कान पर हाथ लगाया और अपनी आंखें भी बंद कर ली। ये सब लगातार 3 घंटे तक चला। फिर अचानक से आवाज आनी बंद हो गई। हम लोगों ने हिम्मत करके आंखें खोली तो देखा कि सब परछाइयां गायब हो गई थी। महंत जी ने भी आंखें खोल ली और हमसे बोले, ये सारी परछाइयां उन लोगों की आत्माएं थीं जिनकी जान इस गुफा में जाने से गई थी। अंदर एक बहुत दुष्ट आत्मा थी। मैं उसे नहीं हरा सकता था क्योंकि उसमें बहुत ताकत थी, मगर मेरे इस अनुष्ठान से ये सारी परछाइयां मुक्त हो गई हैं और अब ये गुफा भी तुम्हें कभी आवाज नहीं लगाएगी। महंत जी की बात सुनकर मैंने राहत की सांस ली। सवेरा भी हो गया और देखते ही देखते सारे इलाके में उजाला फैल गया। ये उजाला बस उस इलाके में नहीं बल्कि मेरी जिंदगी में भी आया था। अगर ये अनुष्ठान पूरा नहीं होता तो कल के अंधेरे में मैं भी खत्म हो जाता। उसके बाद मैं वापस शहर आ गया। सब कुछ वापस ठीक हो गया। हाँ, अब मुझे अंधेरे से डर जरूर लगने लगा है। आज उस हादसे को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन उससे जुड़ा एक एक दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने बिल्कुल ताजा है। और चाहे कितना ही और वक्त क्यों ना गुजर जाए, मैं कभी भी न उस खूनी गुफा को भुला पाऊंगा और ना ही उससे आने वाली आवाजों को।